जयपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में फ्रांस की क्रांति के कारणों के संदर्भ में चर्चा की गई थी, इस वीडियो के अंतर्गत अन्य शेष कारण व आगे की घटना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति का एक कारण अमेरिकी संघर्ष में अपनाई गई फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति भी थी। अमेरिकी संघर्ष में भाग लेने से यद्यपि फ्रांस द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध में हुई हार का बदला इंग्लैंड से ले लिया गया था, लेकिन इस संघर्ष में फ्रांस को आर्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि इसके उलट स्वयं की आर्थिक स्थिति ही डांवाडोल हो गई। आर्थिक विषमताओं ने फ्रांस की पूर्व में ही स्थिति बदतर कर रखी थी, उसे अमेरिकी संघर्ष ने और बढ़ा दिया। दूसरी ओर फ्रांसीसी सैनिक भी भोजन, वस्त्र व वेतन को लेकर वर्तमान शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बौद्धिक चेतना भी थी। फ्रांस में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस जागरूकता की आवश्यकता थी, उसे आधार देने व प्रचारित करने का कार्य मध्यम वर्गीय विचारकों द्वारा किया गया। इस मध्यम वर्ग में वाल्टेयर, दिदरो, रूसो, मोंटेस्क्यू इत्यादि विद्वान शामिल थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह वाद विवाद व तर्कों के माध्यम से जनसाधारण को यह समझाने में सफल रहे थे कि मौजूदा व्यवस्था के लिए पादरी व कुलीन लोग ही दोषी हैं। ये खुले व्यापार तथा कानून व करों की समानता के समर्थक थे। यह बौद्धिक वर्ग व्यंग, कविता, नाटक, वाद विवाद, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या तथा कार्यशालाओं के माध्यम से समाज के तत्कालीन असंतोष को बढ़ावा दे रहे थे। इन्होंने विशेषाधिकारों पर आधारित संस्थाओं को फ्रांसीसी समाज की तत्कालीन असंतोषजनक परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी ठहराया तथा उन्हें समाप्त करने पर बल दिया। उनके विचारों के केंद्र में मनुष्य ही था। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। मोंटेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, तुर्गो, क्वेश्ने, दिदरो इत्यादि बौद्धिक विचारकों ने इस आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया, जो उदारपंथिक, सहिष्णुता, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता के लिए हुए हों। इन दार्शनिकों ने स्वतंत्र चिंतन पर बल देते हुए फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने का आह्वान जनता से किया। फ्रांस के प्रबुद्ध वर्ग ने प्रशासन में फैले अन्याय, अराजकता, भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठानी प्रारंभ कर दी। रूसो का कहना था कि उस शासक को राज करने का अधिकार नहीं जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आज भी प्रजातंत्र का आधार बना हुआ है। इसके अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका को पृथक पृथक होना चाहिए। वाल्टेयर देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के लिए चर्च के भोग विलास को उत्तरदायी मानता था। मोंटेस्क्यू ने अपनी रचना फारस के खत में फ्रांस के रीति रिवाजों तथा निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र का विरोध किया था। रूसो द्वारा लिखित रचना सामाजिक संविदा में मानव स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। वह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे सिद्धांतों का साक्ष्य करता था। रॉबस्पियर उसका अनुयायी था तथा वह रूसो द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक संविदा सदैव अपने पास रखता था। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन आज वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अब मनुष्यों को पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटकर समस्त संस्थाओं और उसके बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। नेपोलियन ने रूसो को फ्रांस की क्रांति का मुख्य उत्तरदायी व्यक्तित्व बताया था। वाल्टेयर का मानना था कि ईश्वर हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं। उसने पोप को विदेशी कहकर संबोधित किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह बल देता था। भ्रष्ट राजतंत्र का विरोध करते हुए उसने यहाँ तक कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। सुधार के कुछ प्रयास भी किए गए थे, लेकिन वे प्रयास असफल ही रहे। जैसे लुई 16वें का वित्त मंत्री तुर्गो एक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ था। उसने सरकारी व्यय में कमी के प्रयास करते हुए राज्य की आय को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए।
तुर्गों द्वारा इन नियमों पर कार्य करने का प्रयास किया गया, जैसे दिवालियापन, करवृद्धि, ऋण। तुर्गों ने व्यापार व उद्योग में वृद्धि हेतु स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत लागू कर दिया था। उसने व्यावसायिक श्रेणी का अंत कर दस्तकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। उसके द्वारा किसानों के लिए दुखकारी कोरवी नामक एक कर समाप्त कर दिए गए। अब कृषकों को सड़क पर काम के बदले मजदूरी प्राप्त होने लगी। तुर्गों ने जब नमक कर तथा विशेषाधिकारों का अंत करने का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने रानी मारी को अपनी ओर मिला लिया तथा षड्यंत्र करके तुर्गों को मंत्री पद से हटवा दिया। इसके बाद नियुक्त वित्त मंत्री नेकर एक बैंकर था। उसने राजा को अमेरिकी संघर्ष में भाग नहीं लेने की सलाह दी। उसने राज्य की आय व्यय के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवा दिया। उसने राजा दरबारी कुलीन वर्ग के बेहिसाब खर्चों का उल्लेख था, अतः इस वित्त मंत्री को भी हटा दिया गया। केटलबी के अनुसार नेकर के पतन के साथ ही ऐच्छिक सुधारों के युग का भी अंत हो गया। नेकर के बाद 1781 ईस्वी में केलोन वित्त मंत्री नियुक्त हुआ। इसने सरकारी घाटे को कर्ज लेकर चुका दिया, लेकिन शीघ्र ये रास्ता बंद हो गया। इसने पहले दो वित्त मंत्रियों से आगे बढ़ते हुए 3 सामाजिक वर्गों पर समान रूप से कर लगाने की इसने मांग कर डाली। अपने प्रति उच्च वर्गों का विरोध देखते हुए केलोन ने स्वयं ही त्यागपत्र दे डाला। ब्रियां को वित्त मंत्री बनाया, जिसने आर्थिक सुधारों के लिए स्टेट जनरल अधिवेशन की सलाह दी, जिसे राजा को स्वीकार करना पड़ा। क्रांति की प्रमुख घटनाएं। स्टेट जनरल का आह्वान 5 मई 1789 ईस्वी। केलोन के त्यागपत्र देने के बाद राजा के पास नए कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, लेकिन पेरिस की पार्लिमा सहित अन्य पार्लिमाओं ने इसका जोरदार विरोध किया तथा साथ ही इन्हें रजिस्टर करने से भी इनकार कर दिया। जनता व सेना भी पार्लिमा के साथ हो गई। अब सभी ने एकमत होकर स्टेट जनरल बनाने की मांग शुरू की। राजा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्टेट जनरल का पहला अधिवेशन 1320 ईस्वी में फिलिप द फेयर के समय हुआ था, लेकिन 1614 ईस्वी के पश्चात इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इस संस्था में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था। यह संस्था सलाहकार संस्था थी। यहाँ बैठने वाले पादरी, कुलीन व जनसाधारण एक एक वर्ग के रूप में बैठते थे तथा कुल मत भी 3 होते थे। अतः कुलीन व पादरी वर्ग 2 मत डाल बहुमत में रहते थे। राजा ने नेकर की सलाह मानते हुए साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी कर दी, ताकि कुलीन वर्ग व पादरियों को कर देने हेतु विवश कर दिया जाए। जनसाधारण वर्ग व्यक्तिगत रूप से मत देने की मांग कर रहा था, ताकि उनकी उपस्थिति प्रभावी ढंग से कुछ निर्णयों को पारित कर सके। दूसरी ओर कुलीन व पादरी वर्ग श्रेणी के अनुसार मत देने का इच्छुक था। 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। तीनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्टेट जनरल में मत देने हेतु कर लिया। चुनाव में 308 पादरी, 285 कुलीन वर्ग, 621 साधारण वर्गों के सदस्य चुने गए। इस प्रकार कुल 1214 सदस्य थे और वैकल्पिक सदस्यों की संख्या मिलाकर कुल संख्या 1600 से अधिक हो गई। उद्घाटन भाषण में राजा ने अधिवेशन की कार्यप्रणाली का जिक्र नहीं किया। तृतीय सदन के सदस्य तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन के सदस्य साधारण वर्ग के सदस्यों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अब विशेषाधिकार युक्त कुलीन व पादरी वर्ग तथा विशेषाधिकार विहीन वर्ग, जिसे जनसाधारण वर्ग भी कहा जाता है, एक दूसरे के सामने हो गए, जिनके हित परस्पर विरोधी थे। अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि तीनों वर्गों के 3 मत हों या सदन एक ही हो तथा प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। इस पर निर्णय नहीं हो सका, लेकिन 28 मई को आबे साइस व वेली नामक विधिवेत्ता जनसाधारण वर्ग के पक्ष में सम्मिलित हो गए, यानी तृतीय सदन के पक्ष में सम्मिलित हो गए। इससे प्रोत्साहित हो 17 जून को जनसाधारण वर्ग ने, जिसे तृतीय सदन भी कहा जाता है, ने स्वयं की सभा को राष्ट्रीय सभा, जिसे नेशनल असेंबली कहा गया, घोषित कर दिया।
इस पर 19 जून को पादरी वर्ग भी इसके पक्ष में सम्मिलित हो गए। जब 20 जून को वे बैठक में आए तो राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा उसे बंद कर दिया। टेनिस कोर्ट की शपथ। 20 जून को राजा ने कुलीनों के पक्ष में सभा भवन पर ताला लगवा दिया। इस परिस्थिति में जनसाधारण वर्ग ने पास के टेनिस मैदान पर ही सभा करी। मिराबो व आबे साइस भी इसमें सम्मिलित हुए। सभी सदस्यों ने संविधान बनने तक उसी टेनिस मैदान में डटे रहने की शपथ ली। मोनियर द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर शपथ ली गई थी। यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है, जो 20 जून 1789 को ली गई थी। फ्रांस के संविधान में टेनिस कोर्ट की शपथ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। राष्ट्रीय महासभा। 27 जून को राजा ने असफल होकर तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आदेश दिया। यह फ्रांस की जनता की विजय थी। अब राष्ट्रीय महासभा को संविधान सभा कहकर संबोधित किया जाने लगा। बास्तिल दुर्ग का पतन। संविधान सभा के कार्य के दौरान ही राजा ने रानी व कुलीनों के दबाव में नेकर को वित्त मंत्री पद से पदच्युत कर दिया। साथ ही सेना को बुला भेजा। इसमें विदेशी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। जनता में इसकी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने नेशनल गार्ड संगठन का गठन कर लिया, जो जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाला था। केस्माइल देशमोला नामक नेता ने जनता को हथियार उठाने हेतु आह्वान किया। 14 जुलाई को पेरिस में भीड़ ने बास्तिल नामक किले पर अधिकार कर वहां के कैदियों को छुड़ा लिया। यह किला जनता पर अत्याचार का गवाह रहा था। इसका पतन राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन का पतन था, अंत था। जनता ने राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग कर लाल, सफ़ेद व नीले रंग के झंडे को अपना लिया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया। किसानों ने सामंतों व जमींदारों के घर संपत्ति व दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। बास्तिल दुर्ग के पतन पर राजा लुई के ये शब्द थे कि अरे यह तो विद्रोह है। पास खड़े लियांकोर ने कहा, नहीं सरकार, यह क्रांति है।